ओके गाइस, तो ये है मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, नहीं आया समझ में? चलो अब दूसरी भाषा में समझाता हूँ। ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों का छनन जो होता है वो किडनी द्वारा होता है। ठीक है, तो किडनी और किडनी से निकलने वाली नलिकाएं और आपका मूत्राशय है, ये सारी चीज़ मिलाकर बनाती हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अभी भी नहीं आया समझ में? अरे भाई, शरीर में जो ब्लड छनता है वो किडनी के द्वारा छनता है। ठीक है, छन्ना तो समझते हैं ना? छन्ना मतलब किसी चीज़ को किसी द्रव से या किसी सब्सटेंस से अलग करना। ठीक है, तो सवाल यह है कि हमारी किडनी ब्लड से ऐसा क्या छानती हैं? अब ये तो पता होगा, आई थिंक सबको पता होता है कि ब्लड में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ में आपका यूरिया आ जाता है, अमोनिया आ जाता है, एक्सेस वाटर आ जाता है, एक्सेस प्रोटॉन आ जाते हैं, एक्सेस पोटेशियम आयंस आ जाते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट का मतलब ऐसे पदार्थ जो शरीर में मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट बने हैं या हमारे शरीर में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बाई प्रोडक्ट में जो बनते हैं, लेकिन शरीर में उनका कोई स्पेशल एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो शरीर के अंदर रहे तो वो विषैले होते हैं, इसलिए हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, और ऑर्गन फेलियर का कारण बन सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी फिल्टर करके यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया ना एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? देखो सीधी सी भाषा में समझो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब किडनी, हिंदी में जिसे कहते हैं, इंग्लिश में हिंदी में इसको कहते हैं ब्रक। किडनी मतलब इसको हिंदी में कहते हैं ब्रक। ठीक है, तो किसी भी ह्यूमन या किसी मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जो कि किडनी और किडनी से निकलने वाली जो नलिकाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं यूरेटर्स। ठीक है, और यूरेटर्स कहाँ खुलती हैं? ये खुलती हैं ब्लैडर में। ब्लैडर मतलब मूत्राशय। ठीक है, और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के जरिए यूरिन कहाँ चला जाता है? बाहर। ठीक है, तो ये हो गया आपका RA यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये 4 ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसमें आपका किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा आते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका उत्सर्जन तंत्र। अब इसका काम क्या, ये हम समझ गए। इस पूरे सिस्टम का, जो कि इन 4 ऑर्गन से मिलकर बना होता है, इनका काम होता है ब्लड में से किसका, ये ब्लड है, ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टर करना, और फिल्टर करके क्या चीज़ रिमूव करना, किस चीज़ को बाहर निकालना? हाँ बताइए। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो शरीर में बाई प्रोडक्ट बने हैं जैव रासायनिक या बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा, और जिनकी शरीर में स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। और ये कौन कौन से होते हैं? आपके अंदर बेसिकली क्या होता है? यूरिया, बहुत हल्की मात्रा में यूरिक एसिड भी होता है, लेकिन बेसिक हमारा जो मेन है वो क्या है? यूरिया होता है, मैमल्स का मेन वेस्ट या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, यूरिक एसिड, इसके अलावा अमोनिया। ठीक है, कुछ प्रोटॉन्स, एक्सेस या कुछ पोटेशियम आयंस, इसके अलावा एक्सेस अमाउंट ऑफ H2O, ये सारे के सारे जो सब्सटेंस है ये वेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं। और हमारी किडनी स्पेशली इन्हीं सब्सटेंसेस को, इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती हैं? ब्लड से फिल्टर करती हैं, ब्लड से छानती हैं। ठीक है, ताकि हमारा ब्लड क्या हो सके? प्योर हो सके। ठीक है, जब तक ब्लड में ये सारे के सारे प्रोडक्ट रहते हैं तब तक उसको हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। ठीक है, इम्प्योर ब्लड जनरली उसको भी कहते हैं जिसमें CO2 घुली रहती है, लेकिन हम यहाँ किसके फिल्ट्रेशन के सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, जब इससे सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं तब जो ब्लड बचता है उसको हम कहते हैं प्योर ब्लड। ठीक है, तो आज हमें समझना है क्या? हमें समझना है कि ह्यूमन के अंदर जो किडनी होती हैं वो ब्लड को कैसे फिल्टर करती हैं और किस तरह से यूरिन बाहर निकलता है कंसंट्रेट होकर। ठीक है, क्यों जरूरी है ये तो हमने समझ लिया। ठीक है,
तो पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ये है एक ह्यूमन फीमेल जिसके अंदर ये 2 किडनी है छोटी छोटी, यहाँ पे लेबल किया हुआ है किडनी, ठीक है। और किडनी से फिर ये 2 यूरेटर्स निकली हैं, यहाँ पे लेबल किया हुआ है यूरेटर्स, जिनको मूत्र नलिकाएं कहते हैं, जो कि यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर से एक यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा फीमेल में वैजाइना और मेल में पीनिस के जरिए क्या होता है, यूरिन बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये 4 ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेन हेडिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 नीली और लाल 2 नलिकाएं भी दिख रही हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं जनरली इसको। तो जो ये लाल वाली है इसको कहते हैं ऑर्टा, जो कि आपके किसको लाती है, इम्प्योर ब्लड को, जिसमें कि ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट घुले रहते हैं, और ये जाते हैं किडनी में, और ये ब्लड किडनी में जाके फिल्टर होता है, फिर यहाँ से CO2 वाला ब्लड या प्योर ब्लड इनके द्वारा या बीना कैवा के द्वारा निकलता है, वह जो हमारे फिर बॉडी के बाकी पार्ट्स में जाता है, ठीक है। यहाँ केवल उसको कंसिडर नहीं करना, उस चीज़ को हम केवल किडनी के रेफरेंस में बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो ऑर्टा ये ब्लड को ले जाती है किडनी में, और बीन्स क्या करती हैं, किडनी से ब्लड को कहाँ पहुँचाती हैं, शरीर के वेरियस पार्ट में किडनी से ब्लड को लाने का काम करती हैं, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बेसिकली जो मेन ऑर्गन है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम को, वो क्या है, वो है किडनी, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इस एरो के द्वारा क्या दिखाया गया है, दिस इज द मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का एक बड़ा डायग्राम आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो किडनी को अगर काट कर अगर देखें तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर हमें देखेगा कुछ इस तरह से देखेगा। हमें ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें रहते हैं किडनी में, एक पिरामिड ये है, एक ये है, एक ये, बहुत सारे पिरामिड है ना। तो इस तरह से क्या होता है, किडनी को एक चीज़ और ध्यान रखें, किडनी को कई बार रीनल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो किडनी के अंदर का जो बाहर की तरफ भाग होता है उसको कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स, और किडनी के जो इनर साइड में या मिडल साइड में जो पार्ट होता है जहाँ पर पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, त्रिभुज जैसे स्ट्रक्चर्स, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, वो कहलाता है रेनल मेडुला, ठीक है। तो रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला एक्चुअली किडनी के 2 भाग होते हैं, एक रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। तो यहाँ आपको वही बताए गए हैं कि रीनल कॉर्टेक्स बेसिकली किडनी के बाहर साइड में होता है, और रीनल मेडुला किडनी के मिडल साइड या अंदर की साइड में होता है, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। ये तो हुई इसकी बात। और इसके बाद रीनल मतलब किडनी के बाहर एक मेम्ब्रेन भी होती है जो किडनी को ढके रहती है, इसको कहा जाता है रीनल कैप्सूल। ध्यान रखना, इसमें लेबल नहीं किया गया इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल क्या है, इट इज अ आउटर टफ लेयर विच कवर द किडनी। किडनी के बाहर प्रेजेंट टफ लेयर होती है जिसको रीनल कैप्सूल क्या होता है, किडनी के बाहर की भित्ति होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया किडनी के अंदर का डायग्राम। अब इस एक त्रिभुज या मेडुलरी पार्ट को कॉर्टेक्स के साथ निकालें और हम देखें कि किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर कैसे होता है, तो हमें पता चलेगा यहाँ पे कि बेसिकली किडनी के अंदर तो मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जो ब्लड को फिल्टर करती हैं, ठीक है। तो किडनी फिल्टर कैसे करती है ब्लड को, क्योंकि किडनी के अंदर ये सेल्स होती हैं। तो हमें बेसिकली फोकस कहाँ करना है, हमें मेन पढ़ना है इसको, किडनी को नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है किडनी के अंदर ये जो सेल पाई जाती है जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन, NEPHRON, ठीक, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स क्या है, किडनी के अंदर पाई जाने वाली ऐसी सेल जो ब्लड से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, प्रोटॉन और पोटेशियम आयंस को बाहर निकालती है। मतलब ये फिल्ट्रेशन की एक स्ट्रक्चरल यूनिट या इकाई कही जाती है। क्यों, क्योंकि बेसिकली फिल्ट्रेशन इसी में होता है और इसी से मिलकर क्या बनती है, किडनी बनती है। क्योंकि आप बेसिक बायोलॉजी में आप ये पढ़ते हैं कि ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है, टिश्यू से, और टिश्यूज किससे मिलकर बना होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल से जो कार्य में सिमिलर होती हैं, एक समान होती हैं। तो ये वही सेल्स हैं जो कि कार्य में एक समान है। इनका कार्य क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, और यही सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक ऑर्गन बनाती हैं जिसको आप कहते हो किडनी। किडनी बोले तो ब्रक, ठीक। तो बेसिक फ्रेम क्लियर हो गया कि भाई उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, किडनी क्या होती है, और किडनी के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट रहती है जिससे मिलकर किडनी बनती है, वो क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या है, एक प्रकार की सेल है, ठीक है। तो अब हमें फोकस इसी पे करना है, नेफ्रॉन पे बेसिकली, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझ लो कि किडनी के जो 2 भाग हमने पढ़े थे, एक तो रीनल कॉर्टेक्स जो कि बाहर की तरफ होता है, और एक रीनल मेडुला और जो अंदर की तरफ होता है। ये कैसे याद रहेगा, M से याद रखो, M फॉर मेडुला, M फॉर मिडिल,
और मिडिल भाग कहाँ होता है, बीच में होता है, ठीक है प्यारे। तो ये क्या हो जाएगा फिर, एम फॉर मेडुला, मेडुला मतलब जो कि मिडिल साइड में हो, और कॉर्टेक्स अपने आप बाहर हो ही गया फिर। तो हमें एक चीज़ समझिए कि जो हमारी सेल्स होती है जिसको हम नेफ्रॉन कह रहे हैं, ठीक है, ये कॉर्टेक्स भाग में भी होती है और मेडुला भाग में भी होती है। लेकिन समझना ये है कि कॉर्टेक्स भाग में इसका कौन सा पार्ट होता है और मेडुला पार्ट में इसका कौन सा भाग होता है और क्यों होता है, और यूरिन फिल्ट्रेशन में इसका क्या रोल होता है, ठीक। तो ये चीज़ हमें समझनी है। तो यहाँ इस डायग्राम में हमें सिर्फ इतना समझना है कि कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का कौन सा भाग है और मेडुला में नेफ्रॉन का कौन सा भाग है। इसके बाद हम चलते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक। यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर लेबल किए गए हैं आपको, किसको कॉर्टेक्स आ गया, किसको मेडुला का आ गया है, ठीक है। कलेक्टिंग ट्रैक्ट किसको आ गई, हम बाद में बात करेंगे अभी। तो अभी इस स्ट्रक्चर को ना देखिए नेफ्रॉन के, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। मैं आपको और थोड़ा सा ईजी वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। हल्का सा एक व्यू ले लीजिए, यहाँ पे किस तरह से थोड़ा ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है ऐसा, ठीक है। अभी यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की, ठीक है। कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, डिफ्रेंशिएट हो जाए। हम बात करेंगे यहाँ पे नेफ्रॉन की, और नेफ्रॉन में हम यहाँ पे दो चीज़ें समझेंगे, ठीक है। पहली चीज़ समझेंगे हम नेफ्रॉन में, पहला इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, किस पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बार हम समझेंगे फिर इसकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस, कैसे ये ब्लड को फिल्टर करती है, मतलब कैसे ब्लड से ये यूरिया वगैरह को बाहर निकालती है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो हम पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ हमें तभी समझ में आएगी जब हमें इसका स्ट्रक्चर समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बना है, जो इमेजेस में आपको दिखाया गया डायग्राम, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। मैं थोड़ा आपको आसान रूप से समझाता हूँ। एक्चुअली नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एन फॉर नेफ्रॉन, एन के हमने क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे एक ही है, इसलिए फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरे पार्ट को कहते हैं क्या, रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। रीनल मतलब किडनी, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब। ट्यूब के जैसा पतला लंबा स्ट्रक्चर जो होता है किडनी के अंदर, उसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये बेसिकली कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। अब ये मत पूछना यार कैपिलरीज क्या होती हैं, नहीं पता है तो ब्लड का जो लास्ट लेक्चर है, ब्लड का एक लेक्चर मैंने स्पेशली एक लेक्चर बनाया हुआ है ब्लड वेसल्स, उसको समझ लेना, उसमें समझ में आ जाएगा, उसको देख के पता चल जाएगा कि कैपिलरीज क्या होती हैं, ठीक है। फिर भी हल्का सा बता दे रहा हूँ कि कैपिलरीज एक प्रकार की ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनमें रक्त बहता है, और ये सबसे छोटी मतलब वॉल्यूम वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं। उनका बेसिक काम जो फंक्शन जो होता है वो होता है ब्लड वेसल्स और टिश्यू दोनों के बीच में रक्त का आदान प्रदान करना। इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो ग्लोमेरुलस होता है ये होता है कैपिलरीज का गुच्छा, हम कह सकते हैं कैपिलरीज बंच, ठीक, एक चीज़। दूसरा आया रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल क्या है, अब जैसे अगर मैं इसको बनाऊं, कैपिलरीज के ग्लोमेरुलस को बनाऊं, तो ग्लोमेरुलस कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे मैंने बनाया ये ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये बहुत सारी कैपिलरीज हैं यहाँ पे, ये, ठीक है। और ये है ऑर्टा, ये क्या है, ऑर्टा, ठीक है, जो ब्लड को ला रही है। और यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होने के बाद में जो ये भी फिलहाल में अभी ऑर्टा ही है, बाद में फिर बीन्स के साथ एक्सचेंज हो जाती है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो गुच्छा है, ये दिस वन, ये है कैपिलरीज का गुच्छा जिसको हमने कहा है ग्लोमेरुलस, ठीक है। इमेज में आपको दिखा दूँ, इमेज में आपको ये देखो, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, ये जो आई है आर्टरीज, इसके अंदर आपको थोड़ा सा रेड कलर का जाल जैसा नहीं दिख रहा, येलो के अंदर, येलो वाला नहीं है, ठीक है। उसके अंदर जो जाल जैसा दिख रहा है ना, वो है आपका क्या, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो फिर से आपके स्ट्रक्चर पे आ जाओ, ये ग्लोमेरुलस। अब रीनल ट्यूब्यूल की हमने बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल के कितने सारे पार्ट होते हैं। एक को कहा जाता है, सबसे पहला पार्ट जो होता है रीनल ट्यूब्यूल का, उसको कहा जाता है वोमेंस कैप्सूल, वोमेंस कैप्सूल, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है इसका पीसीटी, बोले तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी
स्ट्रांग है तो आप समझ जाएंगे प्रॉक्सिमल का मतलब निकट, कॉन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ा हुआ, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब। निकट वाली ट्यूब जो मुड़ी हुई है उसको हम कहेंगे पीसीटी। दूसरा भाग होता है इसका हेनलेज लूप। हेनलेज लूप ये साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, हेनलेज के नाम पे, ठीक है। तीसरा पार्ट होता है डीसीटी। डी की फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डिजिटल, बाकी ऊपर वाला है सेम, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिजिटेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये है आपके रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट। और फाइनल जो पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल का, बेसिकली कई बार वैसे इसका पार्ट नहीं है, वो अलग है, इसको छोड़ो बस, फिलहाल में इतने ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब इन पार्ट को हम देखेंगे वो कहाँ होते हैं। तो जो बोमेंस कैप्सूल होता है ये जनरली क्या होता है, ये कप शेप्ड होता है, ठीक है। और कप शेप्ड होता है, ये इसका क्या करता है, ये पूरी तरह से ग्लोमेरुलस को पूरी तरह से अपने अंदर ढक लेता है, अपने अंदर कवर कर लेता है ये, ठीक है। तो ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये आपका जो कैपिलरीज हैं वो अंदर हैं, ब्लड कैपिलरीज है जिसको आप ग्लोमेरुलस कह रहे हो, वो जिसके अंदर रहता है उसको हम कहते हैं वोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या आया पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, पीसीटी, ठीक है, वोमेंस कैप्सूल हो गया। पीसीटी क्या होता है, वोमेंस कैप्सूल के नजदीक का पार्ट जो कि क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं क्या, मैं थोड़ा और तरीके से बनाता हूं, दिस वन, जो मुड़ा निकट वाला जो मुड़ा हुआ पार्ट है इसको कहा जाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक। उसके बाद क्या आता है हेनलेज लूप। ये जनरली यू शेप्ड होती है, यू के आकार की, यू बना दो ट्यूब बन जाएगी, ठीक है। यू शेप्ड मतलब यहां से सीधे फिर ट्यूब नीचे आती है, फिर सीधे ऊपर को चढ़ती है, सीधे नीचे, फिर सीधे ऊपर को चढ़ती है, और उसके बाद फिर ये क्या हो जाती है आकार में अपनी तरफ से, फिर क्या होती है तो मुड़ जाती है ये इस तरह से, ये, ठीक। और मुड़कर ये कहाँ खुलती है, ये खुलती है कलेक्टिंग डक्ट में, जिसमें इसके अलावा भी बहुत सारी नेफ्रॉन्स खुलती हैं। ये है कलेक्टिंग डक्ट जो और भी सारी नेफ्रॉन्स को कलेक्ट करती है, ठीक है। ये बाकी छोड़ ये डीसीटी पार्ट है दूसरी नेफ्रॉन्स के, हम एक नेफ्रॉन की बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत नहीं है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे तो चारों पार्ट हो गए हमारे, वोमेंस कैप्सूल हो गया, ये क्या है कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि किसको ढके रहता है, ग्लोमेरुलस को। पीसीटी कौन सा हो गया, नजदीक वाला मुड़ा हुआ पार्ट। हेनलेज लूप कौन सी हो गई, ठीक। और डीसीटी मतलब दूर का, वोमेंस कैप्सूल से दूर का भाग। अब एक शब्द और आता है, यहाँ पे लेबल करूँ, ये है ग्लोमेरुलस, ये है बोमेन कैप्सूल, ठीक है। और एक चीज याद रखो, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर इनको कहा जाता है मेलपिगियन बॉडी। पिगियन बॉडी क्या थी स्पेलिंग पिगियन की, ये वाली थी, पिगियन बॉडी, ठीक है। तो मेलपिगियन बॉडी मतलब मेलपिगियन बॉडी इक्वल ग्लोमेरुलस प्लस वोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेलपिगियन बॉडी हम जब कह रहे हैं तो उसमें ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल दोनों आ रहे हैं, और हम ग्लोमेरुलस कर रहे हैं तो हम इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बंच ऑफ कैपिलरीज की बात कर रहे हैं, और अगर हम वोमेंस कैप्सूल की बात करें तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके ट्यूब्यूल के कप शेप्ड स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ वोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होकर डीसीटी तक पूरा का पूरा क्या है, एक रीनल ट्यूब्यूल है, लेकिन क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो गया इसलिए इसके नाम भी यहाँ पे बदल गए हैं। और नाम कौन से हो गए हैं, ये वाला कौन सा हो गया, ये पीसीटी हो गया, ठीक है। ये आपकी हेनलेज लूप हो गई, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, डीसीटी हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। और ये क्या हो गया, इसको हम कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो ये क्या करता है, ये सारी की सारी नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करता है, इसलिए इस डक्ट को कह दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट। एक नेफ्रॉन यहाँ जुड़ी है, एक नेफ्रॉन यहाँ जुड़ी है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो बहुत सारी नेफ्रॉन जुड़ी होती हैं और वहाँ से यूरिन कलेक्ट करता है, ठीक। तो हमने क्या समझा, स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम समझते हैं इस न्यूरॉन से, सॉरी नॉट न्यूरॉन, नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन से ब्लड फिल्टर कैसे होता है, ठीक है। मेन चीज़ जो अब हमें समझनी है वो क्या समझनी है, ब्लड कैसे फिल्टर होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आ रहा है ब्लड, ठीक है, ब्लड यहाँ से आया, और ब्लड क्या होगा, हाई प्रेशर के साथ यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर के साथ यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, ब्लड फिल्टर होके
बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं फिल्टर होकर वुमन कैप्सूल में फिल्ट्रेट की फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और इसके जरिए फिर ब्लड क्या होता है, दोबारा फिर वापस हो जाता है इस ऑर्टा के जरिए, ठीक। तो ये जो फिल्ट्रेट है, मतलब इन कैपिलरीज ने ब्लड से जो चीज़ निकाली है जिसको हम कहते हैं क्या, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, ठीक है। तो इस फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा, इस फिल्ट्रेट में केवल वही नहीं होगा कि जो बॉडी के लिए विषैले हैं, टॉक्सिक हैं, वही निकले, इसमें कुछ इसेंशियल पदार्थ या सब्सटेंस भी निकल आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है इस फिल्ट्रेट में, अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये जो फिल्ट्रेट है, तो इस फिल्ट्रेट में होता क्या क्या है, इसमें अभी आपका H2O बहुत मात्रा में निकला हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी निकल आते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें कुछ NaCl काफ़ी हद मात्रा में छन जाता है और जो कि शरीर में कमी कर सकता है अगर सारा का सारा यूरिन में निकल जाए, ठीक है। इसके अलावा इसमें HCO3 नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अलावा आपके प्रोटॉन्स, इसके अलावा पोटेशियम आयंस, ठीक है, इसके अलावा अमोनिया, ठीक है, और इसके अलावा यूरिया, ये सारे के सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, फिल्ट्रेट में होते हैं, ठीक है। तो मतलब कैपिलरीज ने क्या छाना है, ब्लड से क्या छाना है, फिल्ट्रेट को। फिल्ट्रेट में मतलब कैपिलरीज ने फिल्ट्रेट की फॉर्म में H2O, ग्लूकोज, NaCl, HCO3 और इन सबको क्या हुआ, छान के बाहर निकाल दिया। लेकिन बेसिकली हमें बाहर क्या निकालना है, हमें बाहर निकालना है एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स, पोटेशियम, NH3 और अमोनिया, ये हमें बाहर निकालना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, अपने ब्लड में रोक लेनी है, ठीक। अब इनको कैसे ब्लड में रोकना है और कैसे इनको बाहर निकालना है, देखो। तो होता क्या है कि जो PCT पार्ट है, ठीक है, इस PCT पार्ट से क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन, मतलब पुनर्अवशोषण और श्रावण होता है। पुनर्अवशोषण का मतलब किसी चीज़ को दोबारा अवशोषित किया जा रहा है, मतलब साफ है कि यहाँ पे इस PCT पार्ट में जो या फिर इस फिल्ट्रेट में जो अधिक NaCl आ गए हैं वो NaCl यहाँ से निकल जाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे, ब्लड में पहुँचेंगे, ठीक है। या फिर पानी जो बहुत ज़्यादा छन गया है ब्लड से वो दोबारा रीअब्जॉर्ब कहाँ हो जाएगा, ब्लड में हो जाएगा, ठीक है, इस PCT पार्ट से। या फिर इस PCT पार्ट में बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयंस आ गए हैं तो वो भी दोबारा एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके NaCl में, सॉरी ब्लड में पहुँच जाएंगे। या अगर मान लिया इस फिल्ट्रेट में ब्लड से बहुत ज़्यादा HCO3 ये छन के आ गए नेगेटिव आयंस, तब भी ये क्या होंगे, दोबारा अवशोषित होकर फिर से ब्लड में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, प्रोटॉन्स, पोटेशियम्स, NH3 और यूरिया। तो ये तो हुए पुनर्अवशोषण की बात, ठीक है। तो इस साइड में हमने किसकी बात की, रीएब्जॉर्प्शन की, रीएब्जॉर्प्शन, किस किस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, पुनर्अवशोषण होता है, यहाँ पे लिखा है हमने, ठीक, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है और जो एक्सेस अमाउंट में नहीं निकलने चाहिए। लेकिन अभी भी ब्लड में कुछ हद तक क्या होता है, प्रोटॉन्स या फिर पोटेशियम आयंस या फिर अमोनिया रह जाते हैं। अगर उनको और दोबारा फिर यूरिन में भेजना है, ब्लड में कम करना है, तो फिर से क्या होता है, ये सीक्रेशन भी करता है, ठीक है। तो वो ब्लड से सीक्रेटेड होके कुछ प्रोटॉन्स जो कि अभी ब्लड में रह गए दोबारा कहाँ पहुँच जाते हैं, फिल्ट्रेट में या फिर यूरिन में। या फिर कुछ पोटेशियम आयंस अगर बहुत ज़्यादा अभी नहीं निकले हैं या अभी ब्लड में ज़्यादा है तो वो कहाँ पहुँचेंगे, दोबारा कहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें किस में पहुँच जाएंगे इसमें यूरिन में, ठीक है, ब्लड से। इसके अलावा और क्या, अमोनिया, NH3, ठीक है, ब्लड में अभी भी अमोनिया बची हुई तो फिर से वो कहाँ पहुँच जाएगी, यूरिन में, ठीक। तो ये PCT वाला पार्ट क्या कर रहा है, ये दोनों काम कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन का काम भी कर रहा है और ये सीक्रेशन का, सीक्रेशन में ये सिलेक्टिव सीक्रेशन करता है। सिलेक्टिव सीक्रेशन मतलब जिसका यूरिन में सीक्रेट करना है, यूरिन में जिस चीज़ को भेजना है केवल उसी को ये क्या करेगा, सीक्रेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये पार्ट हो रहा है सीक्रेशन वाला पार्ट, श्रावण जिसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों हेतु, ठीक। श्रावण और अवशोषण, पुनर्अवशोषण दोनों काम यहाँ पे होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये PCT पार्ट क्या करता है, एक चीज़ ध्यान रखो कि इस PCT पार्ट में जिसको हमने यहाँ पे लेबल किया है, इस PCT पार्ट में 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर यहीं पे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, ये E है, E फॉर एलिफेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड H2O PCT पार्ट में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जो एक्सेस अमाउंट में ब्लड से यूरिन में पहुंच गए होते हैं, ठीक है। तो PCT पार्ट का समझ में आ गया ना, यहाँ पे क्या फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। फिल्ट्रेशन के आफ्टर
यहाँ तो फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे सीक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन वाला काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिल्ट्रेट में जो चीज़ आ गई उसको एब्जॉर्ब करना और जो चीज़ नहीं है उसको सीक्रेट करना, ठीक। अगले हम आते हैं हेनलेज लूप पे। इसका काम क्या होता है, देखो हेनलेज लूप का ये जो वाला पार्ट है इसमें डायरेक्शन होती है नीचे को जाते समय, मतलब डिसेंडिंग हेनलेज लूप भी कहते हैं। और यहाँ से फिर क्या होता है, ये असेंडिंग पार्ट बनता है, असेंडिंग पार्ट, ठीक है। तो स्पेशली इसका जो रोल होता है, इसका रोल होता है यूरिन को कंसंट्रेट करने में। कंसंट्रेट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि यूरिन में पानी कम से कम और जो प्रोटॉन्स, अमोनिया या यूरिया, इनको ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दिया जाए, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड्स या फिर पीएच को मेंटेन रखने में नेफ्रॉन के किस पार्ट का रोल होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो पीसीटी वाला पार्ट है जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, पीसीटी, इस पीसीटी का मेन रोल पीएच या फिर आयोनिक बैलेंस, पीएच या फिर आयोनिक बैलेंस में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। पीएच कैसे मेंटेन होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोटॉन्स जब कहाँ जाएंगे, ब्लड से यूरिन में जाएंगे तो क्या होगा, पीएच पे फर्क पड़ेगा ना। पीएच क्या होगी यहाँ की, जब प्रोटॉन्स निकलेंगे तो पीएच क्या होगी, एसिड से बेसिड की तरफ जाएगी, सॉरी बेसिक की तरफ जाएगी, ठीक है, तो इंक्रीज होगी, ठीक है। सेम कंडीशन क्या है प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये ब्लड में सोडियम पोटेशियम की अमाउंट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो ये होगी आयनिक बैलेंस, ठीक है। तो ब्लड की पीएच या फिर आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में किसका, पीसीटी पार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। हेनलेज लूप का रोल क्या होता है, हेनलेज लूप का रोल होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कैसे कंसंट्रेट करती है, सीधे शब्दों में समझो, ये जो नीचे जाता हुआ इसको जो पार्ट है, जिसको हम डिसेंडिंग हेनलेज लूप्स कहते हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो कला होती है, बेसिकली H2O के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। ध्यान रखने वाली बात है, मतलब यहाँ से H2O आ जा सकता है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl वगैरह यहाँ से पार नहीं हो सकता। मतलब साफ है कि असेंडिंग डिसेंडिंग हेनलेज लूप का जो नीचे आने वाला भाग है, ये पानी के लिए पारगम्य होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl के लिए अपारगम्य होता है, मतलब उनको इजाजत नहीं देता अंदर बाहर जाने की। तो इससे क्या होता है कि ये पानी बाहर निकल आता है सारा का सारा, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहते हैं, यूरिन कंसंट्रेट हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट क्या करता है, यूरिन को कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है। तो जो सॉल्यूट्स हैं उनको वो क्या होता है, वो कंसंट्रेट, उनकी अमाउंट बढ़ रही है, ठीक। अब जब ये ऊपर को जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, फिर ये NaCl के लिए क्या हो जाता है, फिर ये परमेबल हो जाता है, ठीक है। और H2 या जल के लिए क्या हो जाता है, यहाँ से फिर H2O का कोई रोल नहीं रहता, मतलब H2 के लिए इम्परमेबल हो जाता है। मतलब साफ है कि अब यहाँ से NaCl बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, NaCl है, सॉरी ये H नहीं, ठीक है, फिर यहाँ से NaCl बाहर निकलते हैं, ठीक। तो यूरिन को कैसे कंसंट्रेट कर रहा है हेनलेज लूप, कि पहले जो गिरती हुई भाग पहले पानी को बाहर निकाल लिए, फिर ये पानी के लिए इम्परमेबल अपारगम्य होकर ये NaCl को ब्लड में पहुंचा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरह से क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेट होता है। फिर पहुंचता है यूरिन कहाँ, फिल्ट्रेट कहाँ पहुंचता है, आपके डीसीटी पार्ट में पहुंचता है, ठीक है। और डीसीटी जो पार्ट है इसमें भी सेम वही काम होता है जो कि आपके पीसीटी पार्ट में होता है, लेकिन ये क्या है, ये कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब यह अगर ज़रूरत है तब यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर से किसका, फिल्ट्रेट से NaCl को बाहर निकाला जाएगा, फिल्ट्रेट से H2O को बाहर निकाला जाएगा हल्के अमाउंट में, फिल्ट्रेट से HCO3 नेगेटिव आयंस को बाहर निकाला जाएगा अगर ज़रूरत हुई तो। और अभी भी प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा है तो प्रोटॉन्स को फिर यूरिन में भेजा जाएगा, या पोटेशियम आयंस को फिर से यूरिन में भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन करता है, ठीक। तो डीसीटी पीसीटी में आपको ध्यान रखना कि सेम फंक्शन होता है, बट यहाँ पे तब होता है जब ज़रूरत होती है, जब यहाँ पे पूरा नहीं हो पाता तब। अब यूरिन का फिल्ट्रेट जो है वो पहुंचता है, फिल्ट्रेट को मतलब एक तरह से कंफ्यूज मत होना, फिल्ट्रेट को आप यूरिन भी कह सकते हो, यूरिन, ठीक है। तो फिल्ट्रेट या यूरिन अब कहाँ पहुंचना, आपके कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से सीधे जाके कहाँ पहुंचा, अब ये यहाँ से डीसीटी से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा। तो आपको विशेष एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि कलेक्टिंग डक्ट से सबसे अधिक पानी रीएब्जॉर्ब होता है, मतलब सबसे अधिक वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। H2O के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा ब्लड में जो रीअब्जॉर्ब होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हैं, या हम कह सकते हैं कि यूरिन का कंसंट्रेशन कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा भी होता है, ठीक है। सारा का सारा पानी यहाँ से, या सारा का सारा नहीं, सॉरी,
मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स रीअब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट के पार्ट से। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। दूसरी, नीचे के भाग में ये कुछ यूरिया भी सीक्रेट करता है, वो इसलिए ताकि नीचे यहाँ पे ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप जाने की, पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, जीएस के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट होगा जितना बताया गया है, ठीक है। तो ये तो ही इसके फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। अब इसको थोड़ा सा जो हमने पहले इमेज देखी थी वहाँ पे थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये है ग्लोमेरुलस जो इसके अंदर है, ठीक है। ये है वुमेन्स कैप्सूल जो इसको कप शेप के रूप में उसके अंदर उसको पूरी तरह से ढका हुआ है। फिर उसको क्या कह दिया गया है? मेलपिगियन बॉडी, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लिखना चाहिए था, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? मेलपिगियन बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये है पीसीटी पार्ट, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, नंबर 1 पे दिखाया गया है। फिर ये हेनलेज लूप आपको दिखाया गया है, लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। हमने कहा था ना कि NaCl बाहर निकल रहा है, HCO3 बाहर निकल रही है, ठीक है। तो बाहर निकल के जा कहाँ रही है? इस ब्लड में ही तो आ रही है। ब्लड में कैसे आ रही है? इस नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। H2 बाहर निकल रहा था तो यहाँ वीन्स में आ रहा था, ठीक है। NaCl बाहर निकल रहा था तो ये यहाँ पे ब्लड में आ रहा था, ठीक। तो ये ब्लड से, ये हेनलेज लूप हो गया। हेनलेज लूप का ये गिरता हुआ पार्ट है, हेनलेज लूप का ये चढ़ता हुआ पार्ट, ठीक। ये हो गया DCT पार्ट, ये वाला, ठीक है। लिखा भी होगा डिस्टल ट्यूब्यूल, क्योंकि ये दूर मुड़ा हुआ है तो ये हो गया, ठीक है। ये होगी कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे लिखा होगा कहीं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। एक नेफ्रॉन यहाँ है, एक नेफ्रॉन यहाँ, एक नेफ्रॉन यहाँ, ये सब बहुत सारे नेफ्रॉन्स का यूरिन कलेक्ट करती है। ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई, ठीक है। तो हम फिर से चीज़ को रिकैप करते हैं। हमने क्या कहा था? यहाँ पे ब्लड का फिल्टर हो रहा है, फिर ब्लड फिल्टर होकर जो फिल्ट्रेट है जिसको हम यूरिन कहते हैं वो कहाँ पहुँचता है? पीसीडी पार्ट में पहुँचता है। तो पीसीडी पार्ट में क्या होता है? अगर ब्लड में प्रोटॉन्स या पोटेशियम रह गए तो दोबारा फिर कहाँ पहुँचते हैं? यूरिन में पहुँचते हैं, और यहाँ से NaCl, HCO3 या फिर H2O दोबारा ब्लड में पहुंचते हैं इस रेड वाले पार्ट में, ठीक। फिर यूरिन या फिल्ट्रेट कहाँ पहुंचता है? हेनलेज लूप में पहुंचता है। और यहाँ से क्या निकलते हैं? यहाँ से H2 निकल के बिना कैबा में घुस जाते हैं। H2 के मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे बिना कैबा में, यहाँ से निकलेंगे बिना कैबा में, ठीक। फिर चढ़ते हुए पार्ट में क्या होता है? फिर पानी नहीं निकल पाता, और फिर क्या निकलता है? NaCl निकलता है, फिर यहाँ पे पहुंच जाता है, NaCl निकलता है, फिर इस आर्टरी में पहुंच जाता है, NaCl निकलता है, फिर इस आर्टरी में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या करता है? यूरिन को कंसंट्रेट करने का पार्ट कर रहा था, ठीक है। हेनलेज लूप क्या कर रही थी? यूरिन को कंसंट्रेट कर रही थी। और पीसीटी पार्ट क्या कर रहा था? पीसीटी पार्ट क्या करता है? बॉडी की ब्लड की पीएच और ब्लड की आयोनिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा था। आयोनिक बैलेंस मतलब सोडियम पोटेशियम की मात्रा को, ठीक। और डीसीटी में भी क्या हो रहा था? वही रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, लेकिन ये क्या था? कंडीशनल था, समझ लिया था, ठीक है। फिर ये क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स फिर दोबारा रीएब्जॉर्ब होते हैं, पुनर्अब्सोसित हो रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ यूरिया भी निकल रही थी, किसके लिए? ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया है तो दोबारा एक बार फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? फाइनली यूरिन कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ पे, ये ब्लडर में, ठीक है। ये है कलेक्टिंग डक्ट, देखो भाई, यूरेटर, सॉरी, ये कलेक्टिंग डक्ट है, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आ रही हैं ये, और कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करके कहाँ ला रही है? ये यूरेटर्स में ला रही है इनको। तो यहाँ से यूरिन या फिल्ट्रेट कहाँ पहुँच रहा है? ब्लडर में पहुँच रहा है, ठीक है। और ब्लडर में जाके क्या होता है? फिर ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। यूरिन कंपोजिशन मतलब यूरिन के अंदर क्या क्या होता है? यूरिन, जिसको आप कहते हैं मूत्र विसर्जन करेंगे। 3 इडियट याद आ रहा है डायलॉग? चलिए, इसमें 95% जल होता है, वाटर, 2% इसमें सॉल्ट होता है, बोले तो NaCl, ठीक है। 2.7% इसमें यूरिया, ये भाई फिक्स्ड नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ये फ्लक्चुएट हो सकती है, ठीक है। ये अमाउंट प्लस माइनस हो सकती है कि बाद में आप कहें कि भाई इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, ठीक है। यूरिया, या फिर इसको ये परसेंट में है, ठीक है। ग्राम में आप कहो तो 25 से 30 ग्राम यूरिया यूरिन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बहुत कम 0.3% इसमें यूरिक एसिड भी होता है, जिसको आप यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो पीला रंग होता है, यूरिन का पीला रंग, ये होता है, इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं यूरोक्रोम, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं UROCHROME, यूरोक्रोम, ठीक है। तो ये हुआ यूरिन कंपोजिशन के बारे में। सबसे मेन चीज़ एक और बची है, वो ये कि एक हार्मोन का जिक्र भी आता है आपको, ADH, ठीक है, जिसको कहते हैं
एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सक्रीशन या पानी का अधिक मात्रा में निकल जाना। एंटी का मतलब जस्ट अपोजिट, मतलब ये हार्मोन क्या करता है, शरीर में पानी को अधिक मात्रा से शरीर से पानी को अधिक मात्रा में नहीं निकलने देता। मतलब ये हार्मोन आपके अंदर डिहाइड्रेशन को बचाता है, डिहाइड्रेशन होने से बचाता है, सॉरी नॉट डिहाइड्रेशन, ठीक है। समझ में आया कैसे बचाता है, थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर लो। देखो यहाँ पे कैसे बचाता है, हमने यहाँ बात की थी ना नेफ्रॉन्स में, ठीक है। यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, फिर और आपके कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकल रहा था, ठीक है। तो जब होता क्या है, जब बेसिकली ब्लड में पानी की जब कमी हो जाती है, ठीक है, ब्लड में जब क्या हो जाता है, पानी की जब कमी हो जाती है, तो तुरंत यहाँ से क्या होता है, सेंसर होते हैं, वो सेंसर तुरंत ब्रेन को मैसेज देते हैं। और हाइपोथैलेमस, याद रखना, एडीएच को कौन सीक्रेट करती है, हाइपोथैलेमस, एडीएच, एडीएच को कौन सीक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और रिलीज होता है ये पिट्यूटरी से, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करती है, जब ये एडीएच सीक्रेट होता है तो क्या करता है, इसकी वाटर की मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे कि पानी अधिक मात्रा में यहाँ से निकलता है वाटर में, वो सॉरी ब्लड में पहुंच जाता है, जिससे ब्लड में दोबारा पानी का लेवल अप हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस मेम्ब्रेन, इस कला की पारगम्यता को ये बढ़ाता है, कम नहीं करता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एडीएच क्या करता है, ब्लड की या ब्लड में सॉरी नेफ्रॉन की मेम्ब्रेन की पारगम्यता को बढ़ाता है, ठीक है। फिलहाल हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल में बात करेंगे, एक छोटा सा लेक्चर और मानेंगे जिसमें हम एडीएच और कुछ और चीज़ें जो बची हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना ही, डाइजेस्ट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।